हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकम स्टडी सेंटर। आज हम हिंदी के शब्द विचार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी का जो आगे टॉपिक है उस दिन हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था। आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार क्या होते हैं? एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी आर्थिक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। वर्ण क्या होते हैं? जो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है। ठीक है। एक या अनेक वर्णों के जो मिलकर बनती है उस भाषिक इकाई को क्या कहलाती है? शब्द कहलाते हैं। आगे इनको शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 4 आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया जाता है। रचना के आधार पर, फर्स्ट रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है। उसके बाद रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द परंपरा के किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित, जिनके टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ ना निकले, उन्हें कौन से शब्द बोला जाता है? रूढ़ शब्द। जैसे कि घर, अगर हम इनके टुकड़े करते हैं, घ और घ का कोई अर्थ नहीं निकलता और ना ही र का निकलता है, इन्हें कौन से शब्द बोला जाता है? रूढ़ शब्द। उसके बाद है यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को कौन से शब्द बोला जाता है? यौगिक शब्द बोला जाता है। जैसे बैल प्लस गाड़ी, बैल अलग शब्द है और गाड़ी अलग शब्द है। इन दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द। तीसरा शब्द है यौगिक रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने पर किसी विशेष अर्थ को। आगे है जोग रूढ़ शब्द। जोग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हो पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हो, वो शब्द क्या होते हैं? जोग रूढ़ शब्द है। दशानन, दशानन का अर्थ क्या है? 10 सिर वाला, लंबोदर। ठीक है। उसके आगे है उत्पत्ति के आधार पर भी आगे इन्हें बांटा गया। कितने भेद है? 4 भेद है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो, उन्हें कौन से शब्द बोला जाता है? तत्सम शब्द। जैसे गृह, सूर्य, ग्रह, जो मतलब कि संस्कृत के भाषा के शब्द है वो हिंदी में वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के जो शब्दों का रूप परिवर्तित कर कर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें कौन से शब्द बोला जाता है? तद्भव। उसके बाद है देशज शब्द। वो शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से आवश्यकता अनुसार निर्मित होकर प्रचलित हो गए हों, देशज शब्द कहलाते हैं। आगे है विदेशी शब्द। समय समय पर भारत में अनेक जातियां आई जो अपने साथ अपनी अपनी भाषाएं लाई। ठीक है। इसी तरह विदेशी भाषाओं के आने से हिंदी शब्द भंडार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। जैसे कि अरबी लोग आए, तुर्की, फारसी, सभी लोग आए, उनके अलग अलग शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ये लिखे गए अरबी के कानून, आदब, इनाम, तुर्की के कैंची, चाकू, बेगम आदि, फारसी के बादाम, कागज़, बर्फ़, खर्च, ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं ना। अंग्रेजी के कौन से हैं? स्कूल, टेलीफोन, कार्ड, डॉक्टर। और चीनी चाय, लीची, तूफ़ान आदि। ठीक है। उसके बाद है
संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनकर प्रयोग में आ रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द। मतलब कि दो अलग अलग भाषा की, जैसे चाय बाला। चाय कौन सा शब्द है? चीनी। बाला हिंदी। टिकट अंग्रेजी है, घर हिंदी है। कपड़ा मिल, कपड़ा हिंदी, मिल अंग्रेजी शब्द है। ये सारे शब्द कौन से हो गए? संकर शब्द। उसके बाद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर चार भेद हैं इसके। कौन कौन से हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेक। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले भिन्न भिन्न शब्द, मतलब कि एक ही अर्थ निकले भिन्न भिन्न शब्दों से, उन्हें क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। जैसे विलोम शब्द क्या होते हैं? जिस विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उल्टा, जैसे न्याय अन्याय। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है, जैसे घर पेड़ आदि। अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द। अनेकार्थी एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कौन से होते हैं? अनेकार्थी कहलाते हैं, जैसे अंबर, आकाश, कपड़ा आदि। उसके बाद है प्रयोग के आधार पर। हम थे अनेकार्थी शब्द, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी, जैसे अंबर का, आकाश, कपड़ा आदि। उसके बाद प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसके दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द प्रयोग में अपना रूप बदल लेते हैं। जब हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो अपना रूप बदल लेते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों। ठीक है। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसे धीरे धीरे, के आगे, अचानक, ऊपर। इन शब्दों का कोई भी मतलब कि परिवर्तन नहीं होता जब हम इनका प्रयोग करते हैं। इन्हें कौन से शब्द कहा जाता है? अविकारी शब्द। उसके बाद शब्द को विकारी और विकारी शब्दों में दो भेद है। विकारी शब्द के आगे भेद कौन से है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद अविकारी शब्दों का क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबोधन बोधक। इन अविकारी शब्द के भी आगे चार भेद है और विकारी शब्द के भी आगे चार भेद है। इनमें से हम विकारी शब्द के पहले भेद करेंगे। कौन सा है? फर्स्ट भेद संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा आपने पहले क्लासों में पढ़ा है, छोटी क्लासों में, फिर भी हम बता रहे हैं। संज्ञा है किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का जो बोध कराती है। उनके नामों का बोध कराने वालों को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध करवाते हैं उन्हें बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रामायण, दिल्ली, कोलकाता, किसी भी शहर का नाम। ठीक है। किसी भी वस्तु, किसी स्थान का बोध कराते हैं नाम का, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। सॉरी। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वर्ग या जाति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी वर्ग या जाति का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे पेड़, फूल, गाय, कुत्ता आदि। किसी भी जाति का बोध, वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के गुण, धर्म, दोष, अवस्था, विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे बुढ़ापा, सुंदरता, मिठास, हरियाली आदि। उसके बाद कुछ विद्वानों ने इसके संज्ञा के दो और भेद मानते हैं। कौन कौन से है? समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं? समूह का जो बोध कराते हैं, जैसे सेना, झुंड, भीड़, कक्षा, परिवार आदि। ठीक है। उसके बाद दूसरा भेद था
द्रव्यवाचक संज्ञा किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील, जिसका वेट हो, किसी द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद हम विकारी शब्द के दूसरा भेद करेंगे। दूसरा भेद कौन सा है? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह। किसी नाम, मतलब कि किसी नाम नहीं लिया जाता, उसमें मैं, हम, तुम आदि का प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। 6 कौन कौन से है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रेषणवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक, उसके बाद है फर्स्ट है पुरुषवाचक, कहने या लिखने वाले, सुनने या पढ़ने या किसी तीसरी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि हम 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो तीसरे के बारे में बात करेंगे। तीसरे के लिए जिस शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम आगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है या होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मैंने, हमने, मुझे। उसके बाद मध्यम पुरुष, बोलने या जिससे बात करता है उसके नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वे मध्यम पुरुषवाचक। जैसे आप, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें आदि। ठीक है, मध्यम पुरुष है। उसके बाद है अन्य पुरुष, बोलने वाला अपने सामने बैठे व्यक्ति से बिन किसी अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनाम, मतलब कि हम 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, वो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो तो तीसरे व्यक्ति के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहा जा सकता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, यह, वो, उसे, उनका, उन्हें आदि। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या घटना आदि का निश्चित बोध होता है, निश्चित रूप से बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। उसके बाद है अनिश्चयवाचक, जिन शब्दों से किसी निश्चित पदार्थ या व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता, जैसे कोई, किसी, कुछ, उन्हें क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है प्रेषणवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थ के विषय में प्रेषण का बोध हो, मतलब कि किसी में क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछा गया, कौन, क्या, किसे, किने, कब आदि। ये कौन से है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध ज्ञात हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी आदि। उन्हें क्या कहते हैं? उन शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाते हैं। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द निज के लिए प्रयोग होती है, मतलब कि अपने खुद के लिए, आप, स्वयं, खुद। ये कौन से हैं? निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं आपको उनके बारे में बता दिया गया है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, उसके बाद विकारी शब्द का तीसरा भेद कौन सा था? एक था संज्ञा सर्वनाम और तीसरा है विशेषण। अब हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण क्या है?
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, रूप, रंग, गुण, दोष, संख्या या नाप तोल बताने वाले शब्दों को कौन सा क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण। आगे विशेषण के भी कितने भेद है? 4 भेद है। कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संज्ञा या सर्वनाम के किसी गुण, दोष आदि का बोध करवाता है, ठीक है, उन्हें गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद क्या? परिमाणवाचक संज्ञा। जिस शब्द विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का ज्ञान हो, ये कितना है कितना नहीं है उसके बारे में ज्ञान हो, वो कौन से होते हैं? परिमाणवाचक, ठीक है। आगे इन्हें परिमाणवाचक विशेषण को दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हो, निश्चित परिमाण का बोध कराते हो, जैसे 2 किलो दूध, 10 किलो चावल आदि, ठीक है। उसके बाद अनिश्चित परिमाण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का नहीं अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, जैसे थोड़ा अचार कुछ फल, थोड़ा अचार कुछ फूल, ठीक है। मतलब कि ऐसे निश्चित ना हो कि कितना है, अनिश्चित परिमाण का प्रबोध करवाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है तीसरा संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराए, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, 3 कमीजें, कुछ भी गिनती में जिसका बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। आगे है संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद। कौन कौन से हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे जय गुड़िया मेरी है, वह गाड़ी नहीं है, ठीक है। जय की है, वह सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। विशेषणों की तुलना, आगे विशेषणों की तुलना की गई है। व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति की तुलनात्मक अवस्था को ही विशेषण की तुलनात्मक, व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति की तुलनात्मक अवस्था को ही विशेषण की तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? मूल्यावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं विशेषणों की तुलनात्मक की? इस अवस्था में किसी की तुलना नहीं होती, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की विशेषताएं बताई जाती है। इसमें मूलावस्था में किसी की तुलना नहीं की जाती, बस उसकी व्यक्ति की विशेषता या स्थान की विशेषताएं बताई जाती है, जैसे सुंदर, अच्छा, निमन आदि। उसके बाद उत्तरावस्था में क्या होता है? इस अवस्था में 2 व्यक्तियों या पदार्थों की विशेषता की तुलना की जाती है। विशेषण में तर प्रत्यय लगाते हैं, जैसे सुंदरतर, निमनतर, ठीक है, इसमें तुलना की जाती है। और मूल्यावस्था में तुलना नहीं की जाती, सिर्फ उसकी विशेषता बताई जाती है। उत्तमावस्था में क्या होता है? इसमें 2 या 2 से अधिक की तुलना करके उनमें एक को सबसे अधिक अच्छा या बुरा बताया जाता है। विशेषण में तम प्रत्यय लगाया जाता है, सुंदरतम, निमनतम, ठीक है। उत्तमावस्था में तुलना करके मतलब कि एक को अधिक अच्छा या एक को अधिक बुरा बताया जाता है, उसमें उसे क्या बोलते हैं? उत्तमावस्था।
ठीक है, आगे हम करेंगे विकारी शब्द के। हमने संज्ञा की है, सर्वनाम किया है, विशेषण, और उसकी एक भेद रह गया है विकारी शब्द का क्रिया। क्रिया शब्द, हाँ क्रिया रह गया है, वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू all the student. Please like and share the video and subscribe my channel. Thank you so much.